Hello everyone, welcome back to our Constitution series. In the last video, we discussed Article 13, the soul of fundamental rights, जहां हमने समझा था कि कैसे जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी that is given to you under Articles 14 to 18. That is given to you under Article 14 to 18. One of the most important and frequently asked parts of Part 3. One of the most important articles and frequently asked parts under Part 3 of the Constitution. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी के ओवरव्यू की, कि राइट टू इक्वालिटी हमें क्या बताता है। ये हमें ये बताता है कि हर इंसान, एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड शुड गेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस एंड शुड गेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ये इक्वालिटी सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं बल्कि नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। नॉट ओनली सिटीजन्स बट नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, एक्सेप्ट आर्टिकल 15 और 16 जो प्रोटेक्शन ग्रांट करते हैं सिर्फ सिटीजन्स को, जो प्रोटेक्शन ग्रांट करते हैं सिर्फ सिटीजन्स को। आर्टिकल 14 दोनों को प्रोवाइड करता है, सिटीजन्स को भी और नॉन सिटीजन्स को भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अंडर राइट टू इक्वालिटी। हमारे पास 5 आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 14 विच प्रोवाइड्स यू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जहाँ पे हम बात करते हैं कि पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। देन देयर इज योर आर्टिकल 15 दैट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इस आर्टिकल में आपको ग्राउंड्स दिए गए हैं, इस आर्टिकल में आपको ग्राउंड्स दिए गए हैं ऑन दैट सर्टेन ग्राउंड्स पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, जैसे रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देन देयर इज योर आर्टिकल 16 which talks about equality in public employment, which talks about equality in public employment. It talks about गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। Then there is your Article 17 which talks about abolition of untouchability. Abolition of untouchability, यहाँ पे the practice of untouchability is prohibited. Is prohibited. Then there is your Article 18 abolition of titles. It talks about कि जो भी titles confer किए जाते हैं that is being forbidden. That is being forbidden. Except being military or academic, except being military or academic. तो चलिए अब हम अपनी दिस वॉज अ ओवरव्यू अबाउट राइट टू इक्वालिटी कि इसके अंदर ये आर्टिकल्स आते हैं अंडर आर्टिकल 14 to 18। अब हम सारे आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 की, विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, which talks about equality before the law and equal protection of laws. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो टेक्स्ट है क्या कहता है आर्टिकल 14? इट सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, यानी कि सिटीजन्स भी और नॉन सिटीजन्स भी, equality before the law and the equal protection of the laws within the territory of India, within the territory of India. तो सबसे पहले हमने देखा कि ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स पे भी अप्लाई करता है। आर्टिकल दोनों फेजेस में बात कर रहा है, एक एस्पेक्ट में ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, एक में वो नेगेटिविटी की बात कर रहा है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज अ negative concept. It says that there should be no special privilege to anyone. There should be no special privilege for anyone. All are equal in the eyes of law. All are equal in the eyes of law.
यानी कि अमीर, गरीब, हाई और लो सब सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है। लॉ के आगे सब इक्वल हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी स्टेटस पे है, कोई किसी पोजीशन पे है। लॉ को उससे कोई लेना देना नहीं है। लॉ के आगे सब इक्वल हैं। Even if a minister is committing theft, even if a minister is committing theft, he will be punished like any other person. He will be punished by any other person. He will be punished like any other person. No one is above the law. No one is above the law. जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं एंड वी से दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर इट, then there comes the second positive concept, your equal protection of laws. Equal protection of laws. It has been borrowed from US. This concept of equal protection of laws has been borrowed from US. It means there should be equal treatment in similar circumstances. It means that there should be equal treatment in similar circumstances. Law should apply equally to all. Law should apply equally to all, but unequal situations can have reasonable classifications. But unequal situations can have reasonable classifications. For example, tax laws हैं. It can differentiate between the income groups. It can differentiate between the income groups, but this isn't in violation of Article 14 because it is based on rational classification. It is based on rational classification. तो क्या बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 14 के अंदर कि आर्टिकल 14 दो चीज़ों की बात करता है. इट टॉक्स अबाउट अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट टॉक्स अबाउट अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. नेगेटिव इन द सेंस दैट देयर इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट इज नो वन इज अबव द लॉ. Second, it talks about a positive concept, that is equal protection of laws, that is कि there should be equal treatment in similar circumstances. In similar circumstances. So इसमें एक रैशनल क्लासिफिकेशन अलाउड है. इसमें एक रैशनल क्लासिफिकेशन अलाउड है. इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. जो रैशनल क्लासिफिकेशन वाला हमारा पॉइंट है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशंस आर अलाउड बट दे शुडंट बी आर्बिट्रेरी. बट दे शुडंट बी आर्बिट्रेरी. कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है आर्टिकल 14 डजंट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी, डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी, बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड. रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड. इसके लिए उन्होंने दो टेस्ट बताए हैं. इसके लिए उन्होंने दो टेस्ट बताए हैं. पहला टेस्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और सेकंड टेस्ट है रैशनल नेक्सस शुड बी देयर. इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है देयर मस्ट बी सम क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स. देयर शुड बी सम क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स. रैशनल नेक्सस क्या कहता है? जो डिफरेंस है ना उसका कोई रिलेशन होना चाहिए टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ. उसका कोई रिलेशन होना चाहिए टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ. इन दिस पर्टिकुलर केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल versus Anwar Ali Sarkar. Court struck down that a law that gave government power to send cases to special courts arbitrarily is violative of Article 14. Is violative of Article 14. Court struck down a law that gave government power to send cases to special courts arbitrarily. It was in violation of Article 14. नेक्स्ट बात करते हैं. जो हम ये क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ये आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए. ये आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए. दिस वॉज अ थर्ड टेस्ट दैट वॉज लेटर एडेड बाय द कोर्ट दैट even if the classification is logical, even if your classification is logical, it should not be arbitrary. It should not be arbitrary. In this particular case, E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu in the year 1974. In the year 1974, equality and arbitrariness. Equality and arbitrariness are
sworn enemies. Are sworn enemies. Arbitrariness itself is violative of Article 14. Arbitrariness itself is violative of Article 14. In this case, Maneka Gandhi versus Union of India, 1978, it expanded the scope of Article 14 and said that every law must be just, fair, and reasonable. The link between Article 14, 19, and 21 was called the Golden Triangle in this case. In this case, it expanded the scope of Article 14 and said that every law must be just, fair, and reasonable. I hope ये सब समझ में आ रहा होगा. Now let's move forward to the next article. That is Article 15, Prohibition of Discrimination. Prohibition of discrimination. The text under Article 15 says, the state shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. इन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. इन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, state cannot discriminate against any citizens on any of these grounds. On any of these grounds. Clause 2 simply says, no citizen shall be subjected to any disability or restriction in shops की access में, public restaurants, hotels और any places of public entertainment को provide करने के लिए there should not be any restriction. Use of wells, tanks, bathing gates, roads maintained wholly or partly by state funds. Clause 2 is a bare reading provision. Then, from Clause 3, there comes permissible discriminations. Now comes permissible discriminations. Clause 3. State can make special provisions for women and children. For women and children because these are the vulnerable sections of the society. इसलिए ये allowed है. These are the vulnerable sections of the society. For example, local bodies में women's के लिए reservation है. So it has been allowed by the court. Clause 4 talks about reservations for the classes like scheduled castes, scheduled tribes and the socially and educationally backward classes. क्लॉज 4 कहता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है टू कीप अ रिजर्वेशन फॉर दीज पर्टिकुलर क्लासेस एंड दिस हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ आवर रिजर्वेशन पॉलिसी. दिस हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ आवर रिजर्वेशन पॉलिसी. क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट special provisions for admissions in educational institutions to these classes. Then there is clause 6. It has been added by the 103rd Constitutional Amendment 2019, which provides for 10% reservation for the economic weaker sections. For the economic weaker sections among the general category. Among the general category, 10% reservation allowed किया गया है if you are economically weak. If you are economically weak. There has been landmark cases under Article 15. सबसे पहला इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1992. यहाँ पर अपहेल्ड किया गया था the 20% reservation. The 20% reservation to the OBC and capped that कि जितनी भी reservations कर लो in whole it should not be exceeding 50%. In the whole it should not be exceeding 50%. क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा साहनी के केस से ही आया था. क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा साहनी के केस से ही आया था. दो अभी हमने बात करी जो 103rd अमेंडमेंट है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाला इन द केस ऑफ जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच अपहेल्ड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रिजर्वेशन सिस्टम. 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस पर्टिकुलर केस लॉ में अपहेल्ड किया गया था. देन कम्स योर आर्टिकल 16 which talks about reservations in public employment. It talks about equality of opportunity in public employment. It simply says
that there shall be equality of opportunity. There shall be equality of opportunity for all citizens. For all citizens in the matters relating to employment or appointment to any office under the state. क्लॉज 1 और 2 बात करते हैं आर्टिकल 16 के इक्वल अपॉर्चुनिटी की एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स दैट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस. ये ग्राउंड्स आपको पता होना चाहिए कि 15 के अंदर किस में उन्होंने क्या ग्राउंड्स दिए थे. वहाँ पर 5 ग्राउंड्स थे और 16 के अंदर एडिशनल ग्राउंड्स हैं. वो तो हैं ही जो ऊपर थे, देयर आर एडिशनल ग्राउंड्स एज वेल. क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट Parliament can make residence-based requirement jobs for certain employments. कि आप residence को एक special requirement रख सकते हो. For example, domicile requirements in the state services. Clause 4 talks about it allows reservation for backward classes that are not adequately represented in services. जिस क्लास को adequate representation नहीं मिल रहा है उनके लिए reservation allow की जा रही है. Clause 4A was added by 77th Constitutional Amendment in the year 1995 and it talks about reservation in promotions for the scheduled castes and the scheduled tribes. Clause 4B was added by 81st Constitutional Amendment. It talked about the जो reservations में unfilled seats हैं, can that amount be carried forward in the next year. So it talks about unfilled reserved vacancies which can be carried forward. Then there is your clause 5 which allows religion based appointments in religious institutions only. Again, in the case of Indira Sahni, reservation in promotion not allowed. Later it was modified by the amendments. It introduced the creamy layer concept and capped the reservation to be at most of 50%. In the case of M. Nagaraj versus Union of India 2006, it was upheld that reservation in promotions is allowed but with certain conditions. What were those conditions? There should be data कि वो क्लास एक्चुअली बैकवर्ड है और वो inadequately represented है and efficiency in administration is not affected. Efficiency in administration is not affected. On these particular conditions, reservation in promotions is allowed. In the case of Jarnail Singh versus Lakshmi Narayan Gupta 2018, उन्होंने एम नागराज जजमेंट को रीअफर्म किया था. But they said, you just need to show that the class is inadequately represented. कोई as such proof की need नहीं है, but you just need to show that they are inadequately represented. Then let's move forward to article number 17, which talks about abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. ये एक एब्सोल्यूट राइट है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शंस नहीं है. इट वॉज डिक्लेयर्ड पनिशेबल. द टर्म अनटचेबिलिटी हेयर रेफर्स टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन. Social discrimination which was based on caste. And not any religious grounds. Violation of this article is an offence under the Protection of Civil Rights Act 1955. In this particular case law, Devi Rajya versus Padmana 1958, court clarified untouchability here means social discrimination but not a religious prohibition. और भी other statutes हैं which talk about the prohibition. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 talks about it. It provides for punishment for caste-based offences. Then comes your Article 18, abolition of titles. No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. The purpose is to prevent
aristocracy. Its purpose is to prevent creation of aristocracy, to promote the principle of equality and the democratic spirit. फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट कि स्टेट कोई भी टाइटल नहीं दे सकता लाइक सर, महाराजा, एक्सेप्ट इट इज़ मिलिट्री और अकेडमिक लाइक डॉक्टर है, lieutenant है. These kinds of titles are allowed. Clause 2. Indian citizens cannot accept titles from any foreign state. They cannot accept titles from any foreign state. Clause 3 talks about foreigners holding office under the state cannot accept titles without the president's consent. Without the president's consent. Clause 4 also talks about foreigners cannot accept any present or title from foreign states without the president's approval. In this particular case law, Balaji Raghavan versus Union of India 1996, court held that civilian awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, they do not violate Article 18. Because ये titles नहीं हैं, they are recognition of merit. They are recognition of merit. The जो awards हैं भारत रत्ना, पद्मा विभूषण, these are not considered to be titles, but they are recognition of merit. However, even these things should not be used as prefixes or suffixes of a person's name. Now, to summarize the entire lecture, we have talked about Article 14, which talks about equality before the law and equal protection of law. There we talked about rule of law and no arbitrariness should be there. Then came Article 15, in which talked about reservations and the protective measures. Then Article 16, in the matters of promotion, reservation is allowed. Then we talked about Article 17, in which we were criminalizing the practice of untouchability. And then we came to Article 18, which promotes equality and democracy. Collectively, all these articles from 14 to 18 uphold the social and legal justice. तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑन आर्टिकल 14 to 18 विच वॉज राइट टू इक्वालिटी. आपने देखा कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ पेपर पे नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रिंसिपल है हर सिटीजन की डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी के प्रोटेक्शन के लिए. फ्रॉम रीजनल क्लासिफिकेशन टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हर आर्टिकल एक अलग डायमेंशन देता है इक्वालिटी को. यही कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है, बैलेंस बिटवीन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस. From the next lecture, we are going to start from Article 19 to 22, जो equally powerful भी हैं और exam के लिए crucial भी. Till then, keep learning, keep revising, and remember, law is not just about memorizing, it's also about understanding